सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस इज नाउ वी नो व्हाट वी कैन। सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो आपका जो कल वाला चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि मात्राओं की तुलना, छठा चैप्टर था आपका। 6th चैप्टर जो था वो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि मात्राओं की तुलना, मात्राओं की तुलना। इसमें आपके क्या था कि किसी भी संख्या का, किसी भी प्रकार की क्वांटिटी का हमें कंपैरिजन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हम किसी भी क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज होता है, लॉस एंड प्रॉफिट होता है, किसी भी प्रकार का वो क्या कहते हैं ना, विक्रय मूल्य, ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में आते हैं, यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार की चीज में अगर कितने प्रतिशत की अगर लाभ दे दी जाए, किसी प्रकार की अगर हमें वहां पर हानि दे दी जाए, तो उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी प्रकार का अगर मान लो एक आदमी की आय या फिर कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति की इनकम के 5% अधिक है, तो दूसरे व्यक्ति की इनकम पहले व्यक्ति की इनकम के कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मैंने कल आपको बताया था। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, और आपके आगे जो चैप्टर में आएगा वो आएगा कि किस प्रकार के फॉर्मूले हैं। शॉर्टकट अगर फॉर्मूले यूज करना आप चाहते हो तो आप शॉर्टकट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूले हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोस्तों ये बात सही है कि जितने ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़ोगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होगे। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, 100 में से 2-3 बच्चे इस प्रकार के हो सकते हैं जो कंफ्यूज ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो शॉर्टकट फॉर्मूलेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, उन्हें यह याद नहीं रहता कि जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं या फिर इस प्रश्न में मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऐसी चीजें हमें याद नहीं रहती है। इसलिए मेरे हिसाब से 9th क्लास का अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो तो अभी आप कोई इतना बड़ा कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हो, मेरे हिसाब से आपको वक्त भी अच्छे से मिल जाएगा और आपको मेरे हिसाब से अपना खुद का जो माइंड है, उस माइंड की जो मैथ है, उस मैथ का आप यूज कीजिए। ज्यादा मैथमेटिक्स का आप इस्तेमाल मत कीजिए, मेरे हिसाब से तो ये है। अब आप क्या सोचते हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हमें शॉर्टकट चाहिए या फिर नॉन शॉर्टकट, मैं उसी हिसाब से आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो कल मैंने कुछ प्रश्न आपको किए थे आपके सामने कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अब आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे एक और बढ़ते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। कल मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। यदि किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए, मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, याद रखना, प्रश्न एक बार लिख दीजिए कि यदि किसी परीक्षा में राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए तो मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। तो मोहित ने
राज से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए। इस प्रश्न को एक बार लिख लीजिएगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो एक बार सुन लीजिएगा कि एक एग्जाम हुआ था जिसमें मोहित जो है उसने राज से इसमें राज जो है इसने मोहित से 10% मार्क्स मोर प्राप्त किए। मोर मतलब अधिक प्राप्त किए, ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त किए, ज्यादा प्राप्त किए। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, जो राज है उस राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए। राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर इसने 10% कम प्राप्त किए तो इसने 10% ज्यादा प्राप्त किए, यही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसने इसके मार्क्स के 10% जो है कम प्राप्त किए हैं। अब हमें जो ज्ञात करना है और जो हम इसका परसेंट निकालने वाले हैं वो हमें राज के परसेंट से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, पहले आपने ये प्रश्न लिख दिया होगा, अब मैं आगे समझाता हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा था कि राज जो है उसने मोहित से 10% कम अंक प्राप्त किए। राज ने मोहित से 10% कम प्राप्त किए। अब पूछ क्या रहा है कि मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक बात का याद रखना दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल यहां पर मत करना। इसका एक देखो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये यदि कम हो ज्यादा हो वैसा हो तो x/100 प्लस ये यूज कर दो। लेकिन ऐसे फॉर्मूले लगभग सेम एक जैसे दिखने वाले होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स से ये कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा। राज ने मोहित से 10% अंक अधिक प्राप्त किए, मोहित से, ठीक है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि अब इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यानी कि एज्यूम करते हैं हम, माना कि मोहित ने x मार्क्स प्राप्त किए, x अंक प्राप्त किए। हम ये मान लेते हैं कि मोहित ने जो है x अंक प्राप्त किए हैं, x नंबर प्राप्त किए हैं। अब हमसे प्रश्न में क्या कहा है कि राज ने कितने प्राप्त किए होंगे। राज ने मोहित के अंक से 10% कम प्राप्त किए, मतलब कि मोहित के नंबर से 10% कम का मतलब माइनस होगा। मोहित के अंकों से 10% कम, 10% मतलब 10/100 प्रतिशत, यानी कि यहां पर मैं क्या कहा गया है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, यानी कि हर 100 के पीछे 10 मार्क्स कम प्राप्त किए हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं 10/100 इंटू x, यानी कि राज ने जो है मोहित के कौन से हैं, मोहित के अंक x, इस x से 10% कम प्राप्त किए। तो हम इसको लिखते हैं x माइनस 10/100 इंटू x। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझाता हूं। मोहित के अंक है x, हमने माना है कि मोहित के नंबर x है। अब अगर मोहित के नंबर x हैं तो राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं। राज ने मोहित से 10% अंक कम प्राप्त किए हैं, मतलब कि राज मोहित के अंकों में से 10% अंक हमें कम, अगर हम उसको कम कर देते हैं, मोहित के अंकों में से 10% अंक कम कर देते हैं तो वो राज के नंबर है। ये प्रश्न में भी कहा गया है। तो हम वो कर रहे हैं कि मोहित के अंकों का 10% कितना होगा, 10/100 इंटू x,
और उसमें से 10% माइनस करना है, मतलब कि मोहित के अंकों में से हमने माइनस कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल, x माइनस एक्स बाई 10। अब हम इसके नीचे 1 लेकर इन दोनों का एलसीएम यानी कि लसअप ले सकते हैं। लसअप लिया 10, 1 का भाग दिया कितने बार गया, 10 बार। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया, इसका भाग देंगे कितनी बार गया, 1 बार। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो ये आ गया। अब इसको और आगे लिखते हैं तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स बाई 100, मतलब कि क्या, सॉरी बाई 10 का वही आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, 9x बाई 10। मतलब कि राज ने 9x बाई 10 अंक प्राप्त किए हैं। राज ने 9x बाई 10 अंक प्राप्त किए हैं और मोहित ने x अंक प्राप्त किए हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा था कि मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब कि हमें मोहित और राज के अंकों का कंपैरिजन करना है या फिर उनकी तुलना करनी है। मोहित और राज के अंकों की, हमारे पास मोहित के अंक है कितने, x, और राज के अंक कितने हैं, 9x बाई 10। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि मोहित ने राज से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि राज के अंक मोहित के अंक के कितने प्रतिशत हैं। ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हो कि मोहित के अंक राज के अंक के कितने प्रतिशत हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब यहां पर मतलब क्या हो गया कि अगर हम राज के अंक मोहित के अंक के कितने प्रतिशत से चेक करते हैं तो मोहित के अंक कितने हो गए, 100%, फिर राज के अंक कितने आते हैं, ऐसे चेक होगा। बात आ गई। तो हम क्या करते हैं, चलिए दोस्तों हम ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो राज के अंक कितने हैं दोस्तों, यहां पर 9x बाई 10, 9x बाई 10 बट्टा में हमें लिखना है मोहित के अंक। मोहित के अंक कितने हैं, x, तो x बाई 1 लिख देते हैं। हम यहां पर क्या लिखते हैं, x बाई 1 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जब कभी एक संख्या फ्रैक्शन में हो या फिर कह सकते हैं अगर एक संख्या भिन्न में हो और हम एक भिन्न वाली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो वो भी संख्या किसमें होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो इसलिए हम x बाई 1 ले लेते हैं। अब आपको फ्रैक्शन का भाग मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फ्रैक्शन का भाग कैसे होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आता है, ये तो हमें करना ही है दोस्तों। लेकिन हमें इसका परसेंटेज निकालना है कि इसका कितना परसेंट है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। कभी भी परसेंटेज निकालना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, राज के नंबर मोहित के नंबर के कितने परसेंट है, राज के नंबर मोहित के नंबर के कितने प्रतिशत है। राज के अंक ये वाले हो गए, मोहित के अंक ये वाले हो गए और ये हो गए परसेंटेज। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, इस एक को ऊपर ले जाओगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे और x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक को 9x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 9x। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10x। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कि कितना परसेंट आ गया, 90%। यानी कि राज के अंक जो है वो मोहित के अंक के कितने परसेंट है, 90% है। ये तो आ गया। अब हम चेक करते हैं मोहित के अंक राज के अंक के कितने परसेंट है, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। चलिए हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 90% आया। हम ऊपर मोहित का लिखते हैं और नीचे राज का लिखते हैं। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। मोहित के कितने थे नंबर, x, राज के कितने हैं 9x बाई 10।
तो अगर देखिए मोहित के x थे तो उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं और 9x/10 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से, 10 इसके ऊपर ले गए, इसको ऊपर ले गए, तो क्या आ गया 10x/9x इंटू 100, x से x कैंसिल, 1000/9, 1000/9 क्या होगा यहां पर, कैंसिल कीजिए इसको, कितना आएगा 9x 10x x कैंसिल 1009, ओके। इसको कैंसिल कीजिए यहां से, एक बार गया भाग, एक बार भाग जाने के बाद पीछे कितना बचा 1, फिर पीछे 0 के एक बार और गया, फिर पीछे 0 था एक बार और गया, फिर 1 1 1 आता रहेगा यहां पर, ठीक है। 9 एकम 9 एक बार गया, फिर पीछे 1 बचा 10 में गया तो एक बार गया, फिर पीछे 10 बचा एक बार गया, ये पॉइंट लगाकर एक बार और जाता है। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 111.11 ये आता है। मतलब कि मोहित के जो अंक है वो राज के अंक से कितने प्रतिशत अधिक है, सॉरी राज के जो अंक है वो मोहित के अंक के कितने परसेंट है, ये बताया गया है। राज के अंक मोहित के अंक से कितने परसेंट है, आगे बात समझ में, तो कितने प्रतिशत है 111.11% है, यानी कि 11.11% अधिक है। राज के अंक मोहित के अंक से 11.11% अधिक है। 11.11 लिख सकते हो इसको, और लिखना चाहो तो आप 11 सही 1/9 भी आप लिख सकते हो, ये भी सही हो सकता है। बात आई समझ में, नहीं आई है, मैं जानता हूं कि ऐसे प्रश्न आपको अभी तक समझ में नहीं आए होंगे। ये प्रश्न थोड़े परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते ही हार्ड है। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके लिखा है कि सर परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करवाइए, हमें बहुत हार्ड लगते हैं, बहुत हार्ड लगते हैं। इसलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न ने क्या कहा है कि राज के अंक जो है वो मोहित के अंक से 10% कम है। कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। अब पूछा क्या गया है कि मोहित के अंक राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। मोहित के अंक जो है वो राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ऐसे प्रश्न हमसे पूछा गया है। अब देखिए राज के अंक है और मोहित के अंक है, तो हम मान लीजिए मोहित के अंकों को मान लेते हैं x। हमने माना कि मोहित को x अंक प्राप्त हुए हैं, तो राज के अंक कितने हो गए, राज के अंक हो गए x माइनस x/10, सॉरी x माइनस 10/100 ऑफ x, यानी कि राज के मोहित के अंकों में से मोहित के 10% माइनस करने हैं, मोहित के 10% माइनस करने हैं। समझ में आ गया। मोहित के अंकों के 10% कम प्राप्त हुए उसको, ये जो मोहित के अंक हैं उसके 10% कम प्राप्त हुए हैं, किसको, राज को। मतलब कि मोहित के अंक x है और उसके 10% हमने माइनस कर दिए, तो कितना आ गया यहां पर x माइनस 0 से 0 कैंसिल x/10। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसका एलसीएम आ गया 10, तो 10 ले लिया, एक का भाग दिया तो ना यहां पर आ गया 10x माइनस x, कितना आ गया, फिर दोस्तों यहां पर इसका आंसर 9x/10, यानी कि राज के जो अंक है, राज के जो अंक है वो कितने हैं 9x/10। राज को 9x/10 अंक प्राप्त हुए हैं और मोहित को x अंक प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न ने क्या पूछा है कि मोहित को राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहित को राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहित को राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहित को राज के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। मोहित के अंक कितने हैं हमारे पास, तो मोहित के अंक है हमारे पास x, और राज के अंक कितने हैं, तो मोहित के अंक हम कितने ले लेते हैं x/1 ले लेते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर x/1 क्यों लिया, तो x/1 लेने का कारण ये है कि हम कभी किसी फ्रैक्शन यानी कि किसी भी प्रकार की भिन्न को अगर भाग करते हैं या उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों संख्या है फ्रैक्शन में होनी चाहिए, यानी कि
भिन्न में होनी चाहिए। अब अगर x के नीचे 1 ले लिया तो इस x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a का भाग चाहे किसी भी संख्या में दे दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे हम क्या यहां पर लेते हैं राज के अंक। राज के अंक कितने हैं 9x/10 मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें राज को पहले ऊपर लेना है या मोहित को ऊपर लेना है। ऊपर किसको लेना है मैं आपको बताता हूं, जिसका पूछा जाए। जैसे यहां पर किसका पूछा है कि राज के कि मोहित के अंक राज के अंकों से कितने अधिक हैं, तो पहले किसका नाम आया है मोहित का, तो उसको पहले ले लो। एक चीज याद रख लो, जिसका नाम पहले आया है उसको पहले ले लो। क्या पहले आया है कि मोहित के अंक राज के अंकों से कितने प्रतिशत है। मोहित के अंक राज के अंकों से कितने प्रतिशत है। मोहित के अंक राज के अंकों से कितने प्रतिशत है। मोहित के अंक राज के अंकों से कितने प्रतिशत है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है कि 10 को ऊपर ले लो और इसको ऊपर ले लो। एक रूल है जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया। आप मेरे पहले वाले वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको इसके पूरा चैप्टर आएगा समझ में। अब देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आता है 10x/9x इंटू क्या आता है 100। x से x को कैंसिल कर दो, फिर क्या आ गया 1000/9। अब इसमें भाग दीजिए, कितनी बार गया एक बार, फिर एक बार गया, फिर एक बार गया, 111 आ गया। फिर हम लिख देते हैं 1/9। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 111 सही 1/9 1 नॉट 11 होल 1/9 ये आता है। अब इसको हम देखिए कि इतने प्रतिशत अधिक है, यानी कि मोहित के जो अंक है वो राज के 111 सही 1/9% है। ये किसके अंक है मोहित के अंक है। राज के अंकों से 111 सही 1/9% है। ये यहां पर हमें दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए राज के अंक कितने हैं 100% है, यानी कि हमने राज के अंकों को 100% माना है। तो इसमें से हम 100 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 111 से 1/9 माइनस 100 कितने हो गए 11 सही 1/9%। ये हो गया आंसर। अभी भी अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ये प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में वापस समझा दूंगा। और अगर समझ में आया हो तो भी आप नीचे लिखिएगा कि थैंक यू सर, हमें समझ में आ गया है, आप सही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे अंदर कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो हमें आपके फीडबैक से ही मालूम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नगर में प्रश्न दिया हुआ है, किसी नगर की जनसंख्या 8000 है। किसी नगर की जनसंख्या 8000 है। किसी नगर की जनसंख्या 8000 है। यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, यदि पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष, प्रश्न को लिख दीजिएगा साथ साथ में, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। एक बार इंग्लिश वाले सुन लेना। एक कोई शहर है, एक कोई सिटी है जिसकी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो 8000 है, 8000 है। अब अगर आज के बाद, आज के जस्ट नेक्स्ट ईयर अगर 10% अगर उसमें इंक्रीज हो जाए जनसंख्या, और उसके बाद वाले यानी कि सेकेंड ईयर में 20% इंक्रीज हो जाए, तो ओवरऑल 2 साल बाद यानी आफ्टर 2 ईयर हाउ मच पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज, यानी कि 2 साल बाद कितनी जनसंख्या बढ़ेगी। पहले वर्ष जो पहला वर्ष है उसमें 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में जो है
वो 20% बढ़ जाती है। तो बताइए ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हम इसको सिंपली, जो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है उससे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर आप शॉर्टकट चाहो तो प्लीज आप मुझे लिख देना, मैं शॉर्टकट बता दूंगा। मेरे को शॉर्टकट आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। चलिए हम अभी सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसी से सॉल्व कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सिंपल मैथ बहुत अच्छी रहती है, मैंने खुद आज तक सिंपल मैथ का यूज किया है। मुझे शॉर्टकट आते हैं फिर भी मैंने शॉर्टकट का यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि शॉर्टकट में कई बार हम कितने भी पढ़ लें लेकिन मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती है। चलिए यूज करते हैं इसको, सिंपल मैथ से सॉल्व करते हैं। देखिए अभी इसकी जनसंख्या है 8000, अगले साल इसकी 10% बढ़ जाती है, मतलब कि 8000 इंटू 10/100 इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितनी जनसंख्या बढ़ी? 800 लोग बढ़ गए। पहले साल में 800 लोग बढ़ गए। अब दूसरे साल में कितने बढ़ते हैं वो देखते हैं। दूसरे साल में जो है वो 8000 का 20%, 1/5 सॉल्व कीजिए। अब 1600 और 800 को जोड़िए, 2400। 2400 और 8000 कुल कितना होता है? 2400 और 8000, 2400 और 8000 होता है हमारे 10,400। और ये हमारा है गलत आंसर। क्या है ये? गलत आंसर। ये मैंने गलत जानबूझकर किया है। क्यों किया है गलत? ताकि आपको यहीं पर एक चीज समझ में आ जाए कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। जो सीधा सीधा हमको दिख रहा है वैसा नहीं करना है हमें। यहां पर एक प्रश्न को सही से पढ़ना है कि पहले वर्ष में 10% बढ़ रही है, दूसरी वर्ष में भी 20%, लेकिन दूसरे वर्ष में हमें वो 800 जोड़ना है। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसी प्रकार से हमें ये प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमें ये प्रश्न कैसे सॉल्व करना था। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। पहले वर्ष की बात करते हैं हम। किस वर्ष की बात करते हैं? फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि 8000 का 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया मतलब 800 लोग बढ़ गए। अब पहले वर्ष के अंत तक कितने लोग हुए? पहले वर्ष के पहला वर्ष जब खत्म हुआ, पूरा हुआ, तब कितने लोग हो गए? यानी कि 8000 प्लस 800, यानी कि 8800 लोग हो गए। इतने लोग हुए। अब दूसरे वर्ष में कितने बढ़ रहे हैं? 20% बढ़ रहे हैं, मतलब कि 8800 का 20% बढ़ रहा है, ना कि 8000 का 20% बढ़ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक यहां पे यूज करते ना तो आपको यह भी मालूम नहीं पड़ता कि यार क्या दिया है, सॉल्व नहीं हो पाता मेरे हिसाब से। तो अब देखिए हम इसका, यानी कि अब हम सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में मतलब कि 8800 का हमें 20% ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? 20% ज्ञात करना है। 0 से 0 कट गया, 1/5। 5 का भाग दीजिए 8800 में। चलिए हम 8800 में 5 का भाग देते हैं। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिए। 5 एकम 5, 3 बचा 38, 7 तो 35, 1 बचा 1900, 1720 जो है 1720। क्या यही आता है? 20 सही से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 तो 35, फिर से बचा 3 तो 5 छंग 30 और 1760। यानी कि पहले साल में कितने बढ़े थे? 800। दूसरे साल में कितने बढ़ गए? 1760। अब देखिए पहले साल के अंत तक 8800 थे, तो दूसरे साल में कितने बढ़े? 1760। तो 8800 में 1760 को जोड़ दो। 8800 में 1700 कितने 60 को जोड़ देते हैं। 0 6 5 का 5 1 10
10,560 लोग बढ़ गए, यानी कि ओवरऑल 2 साल बाद वहां की जनसंख्या 10,560 हो गई, ना कि 10,400। देखिए 160 लोगों का फर्क आ रहा है। इसलिए इस चीज का ध्यान में रखना कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले साल का ज्ञात कर सकते हो आप। अगर ये भी ना हो तो आप यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से आप ये यूज करना, आपको 1 या 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल का प्रश्न दिया जाएगा, ज्यादा इसमें प्रश्न दिया नहीं जाएगा। अगर हाँ मान लो कि 10 साल का दे दे तो आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले ये गुणा किया तो फिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आए, मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं सर क्या पता ऐसे क्वेश्चन आ गए, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे। तो फिर आप अगर चाहो, अगर आप अपने हाथ पर, अपने मस्तिष्क पर एक पत्थर रख सकते हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लो। मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूं, जो कि फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको P यानी कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी, पहले कितनी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या का 1/, और कितने प्रतिशत की पहले वर्ष में इंक्रीज हुई वो, यानी कि पहले वर्ष में इंक्रीज बट्टा 100 मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 + 20/100 या सॉरी ये जो दूसरा जो साल था उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देना। ये है इसका सिंपल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें P क्या है कि जब आपने फर्स्ट टाइम जब प्रश्नों को आपने लिया था, उस प्रश्न में कितनी जनसंख्या दी हुई, यानी कि अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो ये होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या। X1 क्या है कि पहले साल में या पहले महीने में जो भी प्रश्न में दिया हुआ हो, पहले साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितने % बढ़ी वो, और नीचे लिखना है 100 मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरे साल में कितनी बढ़ी। ऐसे कैसे, अगर आपको 3 साल दे दे तो आपको लिखना है 1 + x3/100 यानी कि तीसरे साल में कितनी बढ़ी। ऐसे ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और सीधे उसका आंसर लिख देना है। ये होता है, ये है एक सिंपल फॉर्मूला जो आप अगर याद करना चाहो तो आप सिंपल फॉर्मूले से याद कर सकते हो। अगर आप एक बार कहो कि सर हमें इस सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व करके बताइए, तो मैं बता देता हूं कि हमारे पास जनसंख्या दी थी 8000 + 1 + 10/100 यानी कि पहले साल में 10% बढ़ी थी, दूसरे साल में कितनी बढ़ी थी, 20% बढ़ी थी। तो देखिए 20% को बढ़ाकर 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 1/5 हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 8000 इंटू हमें कितना करना है, 10, इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आता है 10, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है तो 1, 11/, ये हो गया। और इसके यहाँ पर एलसीएम लेकर 5 ले लेते हैं, 1 का भाग दिया 5 बार गया यानी कि 5 प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं ऊपर 1 यानी कि 6/5। अब इसका आंसर क्या आता है कि 8000 मल्टीप्लाई बाई 11/10 इंटू 6/5। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 508 5 16 बार जाता है भाग, इसमें 160। अब 160 को इससे करो मल्टीप्लाई, शोट संग चिन्हों का 16 एकदम 16 के 16 1700 इंटू 6 कर दीजिए। यहाँ पर 1760 इंटू 6 कर देना है हमें। यहाँ पर 1760 इंटू 6 करना, 6 36 का 6 ऊपर लगा 3, 7 42 और 3 45 का 5 ऊपर लगा 4, 6 6 4 10, ये हो गया 1560। क्योंकि ये पीछे था 0 इसलिए पीछे आ गया 0। आंसर वो का वो आया, लेकिन कैलकुलेशन इसमें भी उतनी की उतनी है, शॉर्टकट में भी कैलकुलेशन उतनी की उतनी है। अब आप सोचो कि सर आपने इतना फास्ट कैलकुलेशन कर दिया, हमें कुछ बताया नहीं। तो बच्चों कैलकुलेशन तो आपको भी आती है, किसी प्रकार का इंटू करना या फिर मल्टीप्लाई करना तो आपको भी आता होगा, तो आप कर देना। कई बच्चों के तो ऐसे सोच रहे हो कि अरे यार सर ये कहाँ का शॉर्टकट है, सर शॉर्टकट तो वो था। जी हाँ, शॉर्टकट कोई नहीं होता है, बस शॉर्टकट तो हम खुद कैलकुलेशन कितनी फास्ट, मेन तो आपकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि कैलकुलेशन जो है, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो बहुत फास्ट कर दो आप। इतनी फास्ट कर दो कि जैसे प्रश्न आया फटाफट ऐसे हाँ ये सॉल्व, बस ऐसी कैलकुलेशन कर दो। मैंने आज तक मैं अपनी प्रशंसा यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि मैंने फॉर्मूले मोस्टली कम ही याद किए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक के वर्ग याद करो, लेकिन मैंने आज तक कभी इतना ज्यादा अपने आप पर फोर्स किया ही नहीं कि मुझे याद करने हैं। क्यों याद नहीं करने थे मुझे? क्योंकि
हाँ कुछ मेरे को याद है, लेकिन वो ऑटोमेटिक याद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे प्रश्न सॉल्व किए इसलिए मुझे याद हो गए, लेकिन मैंने याद किए नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, मेरी कैलकुलेशन बेस्ट है, मैं अच्छे से कैलकुलेशन करके भी इसका स्क्वायर निकाल सकता हूं। जैसे कि अगर आपके सामने, मेरे सामने 27 का स्क्वायर दे दिया, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं। हाँ आप याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा 27 का कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ से सीधा 7 दूनी 14, 2 18 कैलकुलेशन करके 7 दूनी 14 के 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 12 के 1 4 7, 729। मैं इतना फास्ट, मतलब मेरी कैलकुलेशन, मुझे मेरी कैलकुलेशन पर विश्वास है, इसीलिए मैं करता हूं। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास है तो आप ज्यादा फॉर्मूलों को वो क्या कहते हैं, रटना वटना का कम कर दो। मैथ जो है ना, मैथ अपने यहां से सॉल्व होती है, मैथ को याद करने से मैथ कभी सॉल्व नहीं होती है। तो इस चीज के बारे में याद रखना। हाँ कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद भी करने पड़ते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आपके सामने ये चैप्टर आपका करीब 4 दिन में पूरा होगा। मैंने आपको 3 से 4 दिन में पूरा होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस एक अलग ही बात कहते हैं, इसलिए मैं हर प्रकार के क्वेश्चन। तो फिर आप मेरे को ये मत बोल देना कि सर आपने मुझे शॉर्टकट ट्रिक बताई नहीं। मैंने आपको सारी शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी है। अगर आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है तो आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 20% की 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, वृद्धि कर दी जाती है। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है। वर्ग के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह ज्ञात करना है हमें। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन। पुलिस कांस्टेबल में भी शायद एक प्रश्न आया था ऐसा। किसी वर्ग की लंबाई व चौड़ाई, यानी कि अब दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सुनना, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर एक आकृति होती है, एक फिगर होता है इस प्रकार से, जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, जिसकी चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर या फिर उसको वर्ग कहते हैं। तो किसी स्क्वायर की लंबाई एंड चौड़ाई, लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई मतलब विड्थ, लंबाई एंड चौड़ाई जो लेंथ एंड विड्थ है वो रेस्पेक्टिवली 40% एंड 20%, 40% और 20% की वृद्धि यानी कि इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल में यानी कि स्क्वायर के एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर कितना प्रतिशत कम या होगा, अधिक होगा, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा प्रश्न दिया गया। इसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी कई हैं, लेकिन मैं सिंपल मेथड ही बताऊंगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए इसका सिंपल जो है मेथड उससे सॉल्व करते हैं। अब हमें सबसे पहले तो इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि स्क्वायर यानी कि वर्ग का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग का एरिया ज्ञात किया जाता है A/A यानी कि एरिया स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर हिंदी की बात करें तो भुजा का वर्ग। देखिए कितनी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, एक A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये बात होती है हिंदी और इंग्लिश को एक साथ पढ़ाने की, दोनों को एक साथ पढ़ाना होता है। तो बोल बोल के परेशान आ जाता हूँ, लेकिन आप लोग तो पता नहीं क्या है कि हेल्प नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। खैर हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, बस आप करो या ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। A का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या कहा है, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है।
किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ये बताइए कि उसमें कितने, उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए दोस्तों, वर्ग की कभी लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। तो शायद इस प्रश्न में थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है या फिर प्रश्न गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको वर्ग की जगह हम इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं, इसको हम रेक्टेंगल मान लेते हैं। रेक्टेंगल जो आपने नाम सुना होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आपने नाम सुना होगा आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है और ये भी बी होगी। तो अब हम यहां पर लेते हैं ए इंटू बी, यानी कि ए बी, मतलब कि हम कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या होता है, अब इसकी लेंथ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, लेंथ में कितनी हुई है, 40% लंबाई जो है वो बढ़ गई है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो 40%, जब अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कब का है, जब इसमें नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, बिना परिवर्तित, अपरिवर्तित। ये कौन सा क्षेत्रफल है, अपरिवर्तित क्षेत्रफल है। यानी कि पहले हम इसकी लेंथ मान लेते हैं एल और विड्थ मान लेते हैं बी, यानी कि पहले इसका क्षेत्रफल जो था वो कितना था, एल बी। जब इसमें इसकी लेंथ में या विड्थ में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कोई प्रकार का इंप्रूवमेंट या कोई कम ज्यादा नहीं हुई, तब इसका एरिया था इतना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये प्रश्न आपने लिख दिया होगा। अब हम यहां पर लिखते हैं कि जब, अब हम यहां पर लिखते हैं एक क्षेत्रफल और यहां पर लिखते हैं दोस्तों, लेकिन ये क्षेत्रफल लिखने से पहले हम लिखते हैं लंबाई। लंबाई का कब, परिवर्तित लंबाई, क्या लिखते हैं, परिवर्तित लंबाई, यानी कि जब उसमें 40% बढ़ी लंबाई, तब कितनी लंबाई हुई, यानी कि L प्लस L बट्टा L प्लस L इंटू 40/100। बात आई समझ में? ये क्या पास में यार, ये शादी है हमारे यहाँ पर थोड़ी पास में, तो दिन भर चलते रहते हैं गाने, इतना परेशान होता हूँ कि मन करता है कि उनका वो, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, कोई इसी का अगर है तो क्या कर सकते शादी में। चलिए, तो लेंथ इंटू, तो देखिए यहाँ पर लेंथ प्लस लेंथ इंटू 40/100 होता है। क्यों आया ये, क्योंकि देखिए उसकी लेंथ में 40% का इंप्रूवमेंट हुआ है, 40% लंबाई जो है वो बढ़ी है। तो हम यहाँ पर लंबाई प्लस लंबाई इंटू 40/100 कर लेते हैं, यानी कि लंबाई में 40% बढ़ा और वो पहले वाली लंबाई में जोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई का मतलब होता है विड्थ जो होती है वो भी परिवर्तित, यानी कि जब उसमें 20% की, यानी कि बी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू 20/100, यानी कि जब उसकी वृत्त में, यानी कि उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया, तब उसकी वृत्त कितनी हुई, तो ये आ गया। अब हम इसकी लंबाई को फिर से लिखते हैं। देखिए हम इसकी लंबाई को लिखते हैं कितना, L प्लस, अब 0 से 0 कट गया, 2 से 2 और जिससे 5 आ गया, तो कितना आ गया, L/5। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 5L प्लस L/5, यानी कि 6L/5 ये आ जाता है। कितना आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 5L प्लस L/5, यानी कि 6L/5 इतना आ जाता है। अब हम इसकी चौड़ाई लिखते हैं। चौड़ाई कितनी हुई इसकी, चौड़ाई देखिए दोस्तों, यहां से हम इसको 0 से 0 काट देते हैं, 1/5, यानी कि 1/5 आ जाता है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आता है यहाँ पर, L प्लस B/5/1 ले लेते हैं हम, इसका लेते हैं एलसीएम, तो क्या आता है 5B प्लस B/5। कितना आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर जो था ये 2 था, है ना जी, 2L हो गया था, तो 2L यानी कि ये 7L हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 7L हो गया। और यहाँ पर जो है ये 6B/5 ये हो गया।
इतना लंबाई हो गई, अभी इतनी होगी लंबाई और इतनी होगी चौड़ाई। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल जब परिवर्तन नहीं हुआ तब की कितना था, L इंटू बी। अब जब क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल में चेंज आया है। कितना चेंज आया है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल अब कौन सा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि अभी जो लंबाई है वो क्या है दोस्तों, यहां पर 7L/5, और अभी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 6B/5। ये होगी लंबाई इंटू चौड़ाई। अभी ये क्षेत्रफल है। चलिए इस क्षेत्रफल को पूरा सोल्व करते हैं। कितना आता है, 7 संग 42, 42 LB/25। तो कितना आ गया क्षेत्रफल अभी, 42/25 LB। ये अभी का क्षेत्रफल है। यानी कि जब लंबाई में 40% की बढ़ोतरी हुई और चौड़ाई में 20% की बढ़ोतरी हुई, तब उसका क्षेत्रफल कितना आया, 42/25 LB। अब प्रश्न क्या पूछ रहा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कैसे ज्ञात करोगे। पहले क्षेत्रफल कितना था दोस्तों, LB, और अभी क्षेत्रफल कितना है, 42/25 LB। अब बात आपको समझ में आई होगी। मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर पास में चल रहे थे गाने, इसलिए आवाज में थोड़ा बहुत परेशानी थी, इसलिए मैंने फास्ट बोला। अगर समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब से आपकी क्लास जो होगी वो सुबह 5 बजे से मैं लूंगा, ताकि सुबह सुबह इनके गाने नहीं चलते हैं, और सुबह सुबह मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। इसलिए मैं आपसे ऑलराउंडर BSS टीम की ओर से आपसे माफी मांगता हूं, आपसे सॉरी बोलता हूं कि आपको जो पीछे से जो ये नॉइस आ रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, अभी जो है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल क्या है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, मतलब कि अभी वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करोगे, अभी वाला क्षेत्रफल हो गया ये, और पहले वाला क्षेत्रफल LB बट्टा हम 1 ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में कोई संख्याएं हैं और उनको भाग में लिखा जाए तो वो भी भिन्न में होने चाहिए, इसलिए हमने इसको भिन्न में चेंज कर दिया इंटू 100। मतलब कि ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, अभी वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करोगे। 42 LB बटा 25 LB, इसने एक को इससे मल्टीप्लाई किया और LB को 25 से मल्टीप्लाई किया इंटू 100। LB से LB कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100। उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है 168% है। मतलब कि अगर पहले वाला क्षेत्रफल 100% था, अगर पहले वाला क्षेत्रफल 100% था, तो अभी वाला क्षेत्रफल 168% है। मतलब कि 168 माइनस 100 कितना हो गया, 68%। 68% क्षेत्रफल बढ़ गया। 68% जो है वो क्षेत्रफल बढ़ गया है। बात आई समझ में आपको। शॉर्टकट है ना ये, जी हाँ ऐसे शॉर्टकट है, इसमें इसका तो कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। यही है, आपको ऐसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर कोई दिक्कत है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसका समाधान दे दिया जाएगा। अभी कुछ मिनटों के लिए चलो गाने भी बंद है, तो चलो हम आगे की प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व कर, ठीक है। तो अब आपके इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका आता है लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। वो आपका वैसे भी इस वीडियो में हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी नॉइस भी है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा 6th एग्जाम्पल है। मैं आपके सारे क्वेश्चन कर रहा हूं अभी। आप कल को ये मत कहना कि सर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का मतलब इनकम क्या होता है, इनकम,
यानी ए की जो इनकम है वो बी के इनकम से 30% ज्यादा है, मोर है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। ये तो फर्स्ट हो गई कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों को सम्मिलित रूप से 7,680 रुपए प्रति माह मिलते हैं तो ए का वेतन क्या है? यदि तीनों को सम्मिलित रूप से, अब देखिए लास्ट कंडीशन दी हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जो जो कंडीशंस दी हुई है उन कंडीशंस को अलग अलग लिख दो, अलग अलग आप उनको मान लो, उनको सोचना शुरू कर दो। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि ए का वेतन बी के वेतन का 30% है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, ठीक है, हो गई। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? यदि तीनों को सम्मिलित रूप से, यदि तीनों को सम्मिलित रूप से 7,680 रुपए है ना, 7,680 रुपए पर मंथ, यानी कि प्रति माह, पर मंथ दिया जाए, ठीक है, ये होगी थर्ड कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मेन तो क्वेश्चन तो आप पूछ रहा है ये ए का वेतन क्या है? ए का वेतन क्या है? ये देखिएगा कि ए का वेतन बी के वेतन का 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ऐसे प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने, देखा ना, यहां पर क्या दिया हुआ है? ए का वेतन बी के वेतन का 30, बी के वेतन से का नहीं है, बी के वेतन से 30% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, अधिक नहीं है, लेकिन बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। और अगर ए बी और सी तीनों को पर मंथ 7,680 रुपए मिले, यानी कि ए को मिले, बी को मिले और सी को मिले, तीनों को 7,680 रुपए ही मिलते हैं महीने के। ये तीन कंडीशन दी हुई है। अब मैं आपको प्रश्न एक बार फिर से समझाता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए का वेतन, यानी कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 30% अधिक है। यानी अगर ए को 100 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 130 रुपए। कितने रुपए? 130 रुपए। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यानी कि बी की जो इनकम है वो सी के इनकम का 40% है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो बी की इनकम हुई, अगर मान लीजिए सी की इनकम x है तो बी की इनकम कितनी हो गई? x इंटू 40/100, x इंटू 40/100। यानी कि अगर सी को 100 रुपए मिल रहे हैं तो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 40 रुपए। अब अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 7,680 रुपए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न आपने लिख लिया होगा। चलो इस प्रश्न को मैं नहीं मिटाता हूं, यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, ताकि आपको आसानी से प्रश्न में पढ़ने में समझ आ जाए। ये प्रश्न थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। अब लास्ट में किसका वेतन दिया हुआ है दोस्तों? सी का वेतन। जिसका वेतन लास्ट में दिया गया हो उसको हम एक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माना कि सी का वेतन एक्स है। क्या मान लिया हमने? सी के वेतन को एक्स। ये तो हो गया सी का वेतन। अब बी का वेतन कितना होगा? बी का वेतन कितना होगा? बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। मतलब कि सी का वेतन कितना लिया हमने? एक्स। मतलब कि 40/100 इंटू एक्स। ये हो गया किसका वेतन? बी का वेतन। बात आई समझ में? जी हाँ। अब हम बात करते हैं ए का वेतन, यानी कि ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना होगा? बी के वेतन का 30% है। हमें
उल्टा चलना है, वहां से नीचे नहीं आना, उल्टा चलना है। पहले हमने सी का वेतन लिया, फिर बी का लिया, फिर हमने ए का लिया, सीधा हम ए का वेतन ज्ञात नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम ए का वेतन ज्ञात करते हैं। ए का वेतन कितना है, बी के वेतन से 30% अधिक है, ज्यादा है। मतलब कि बी का वेतन कितना है, 40x/100, ये है बी का वेतन। अब ए का जो वेतन है वो इससे 30% अधिक है, मतलब कि 30%, बी के वेतन का 30% अधिक है, मतलब कि 40x/100 में हमें ये जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। यहां पर हमको जोड़ना नहीं था। क्यों नहीं जोड़ना था, क्योंकि इसने कहा था कि बी का वेतन सी का 40% है, यानी कि सी का 40% है, सी से 40% अधिक नहीं है। यहां पर क्या दिया हुआ है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, मतलब कि ए का वेतन है जो ये है बी का वेतन, बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हमने 30% अधिक ले लिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0 कैंसिल, 2 दूने 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 2/5x, यानी कि अगर सी को x रुपए मिल रहे हैं तो बी को 2/5x मिलते हैं। तो ए को कितने मिल गए, तो ए वाला भी हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 और यहां पर आ गया 5। ये कट तो आपको करना आता होगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 और 5, 0 से 0 कैंसिल कर दिया जी। अब हम इसको 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, चलिए यहां तक हमने इसको कट कर लिया। अब क्या आता है, पीछे क्या बचता है, 2/5x, बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का। यहां पर कितना बचा है, सिर्फ x बचा है, 1x, यानी कि x बचा है। तो x बटा कितना बचा है, 5, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और यहां पर कितना बचा है, 3, और इन बटा में क्या है, 5, ये बच गया हमारे पास। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 3x, यानी कि देखिए 2x/5, पहले तो ये यहां पर आ गया, फिर हम यहां पर लिखते हैं प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 3x/25, 25 का 5 × 5 25। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आता है, 25, कितना आता है 25। अब 5 का भाग 25 में 2 कितनी बार गया, 5 बार। इस 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x से, तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2x, ये आ गया। बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो यहां पर आ गया प्लस। अब 25 का भाग 25 में दिया एक बार, इस एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3x से, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिखते हैं, पूरा सोल्व करके लिखते हैं, कितना आता है 10x, ये देखिए 5 दूने कितना आता है 10। आसानी से समझाऊंगा आपको, इतना अच्छा समझ,